में घुस जाए तो किसी भी तरह से प्लेन को उसका सामना करना ही पड़ेगा। बात करें वेदर रडार की तो ये पहले ही इन्फॉर्म कर देता है तूफान में मौजूद वाटर ड्रॉप्स को डिटेक्ट करके, और पायलट को डिस्प्ले में दिखा देता है कि आगे मौसम खराब है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि पायलट को तूफान के बारे में कितनी देर पहले पता चलता है। आखिर इस वेदर रडार का रेंज क्या होता है? यहाँ पर एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक प्लेन तूफान को कितनी दूरी तक देख सकता है ये डिपेंड करता है एंटीना के पावर पर और धरती के गोलाकार आकार पर। सपोज ये हमारी धरती है और ये है आपका प्लेन। अगर आप प्लेन के नोज को ऊपर की ओर पॉइंट करते हैं तो हो सकता है ऊपर आपको तारे दिख जाएं या फिर कोई एलियन दिख जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा नीचे पॉइंट करते हैं तो हो सकता है आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिख जाए। अगर थोड़ा और नीचे करेंगे तो हो सकता है आपको सैटेलाइट्स दिख जाएं। लेकिन अगर आप अर्थ के कर्वेचर पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा, और जैसे जैसे नीचे की ओर पॉइंट करते जाएंगे वैसे वैसे रेंज कम होता जाएगा। बेशक फ्लाइट 447 के पायलट्स को पहले ही पता लग गया होगा कि वे बादलों के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, पर उस वक्त कोई चारा भी नहीं बचता जब चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल हो। फ्लाइट 447 अब बादलों के बीच प्रवेश कर चुका था और बादलों में होता है ढेर सारा पानी जो कि -40 डिग्री के टेम्परेचर पर आसानी से फ्रीज हो सकता है। अब तक तो प्लेन में सब कुछ ठीक था, सिर्फ ATC से संपर्क टूटा था, पर उसकी अभी जरूरत भी नहीं थी। कुछ मिनट्स बादलों के बीच में उड़ान भरने के बाद अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें बर्फ के टकराने की थी। इस प्लेन को लगभग 10 घंटे का उड़ान भरना था, इसीलिए प्लेन में 3 पायलट्स मौजूद थे। प्लेन का सबसे एक्सपीरियंस कैप्टन 3 घंटे ऑलरेडी प्लेन उड़ा चुका था और इसीलिए वो रेस्ट करने के लिए चले गए। अब प्लेन का कंट्रोल को पायलट के हाथों में था, जिसका एक्सपीरियंस दोनों पायलट से कम था। रात का समय, फिर तूफान, फिर बर्फ की टकराने की आवाजें, इन सारी घटनाओं से को पायलट पैनिक होने लगा था। पर डरने की बात अब तक भी नहीं थी, क्योंकि जब तक ऑटो पायलट अच्छे से काम कर रहा है तब तक ये ऑटो पायलट प्लेन को अच्छे से तूफानों के बीच से भी उड़ा सकता है। रही बात बर्फ की तो उसका कोई भी इलाज नहीं था। ये बर्फ के टुकड़े अब प्लेन के पिटोट ट्यूब यानी कि उन सेंसर्स को फ्रीज करने लगा था, जो ऑटो पायलट को इम्पोर्टेंट जानकारी देता है, जैसे कि कितनी तेजी से हवाएं चल रही है, एंगल ऑफ अटैक क्या है, प्लेन के नोज का पोजीशन सही है या नहीं, प्लेन का एल्टीट्यूड क्या है। ये सारे के सारे सेंसर्स फ्रीज होने लगे थे, जिसकी वजह से प्लेन में भले ही 2 या 3 ऑटो पायलट हो, पर इन्हें भी जानकारी सेंसर से ही मिलता है। ऑटो पायलट्स के पास खुद की आंखें नहीं होती, ये इन सेंसर्स की मदद से ही अपने इन्वायरमेंट को जज कर पाते हैं, और अगर इन सेंसर्स में कोई खराबी आ जाए तो ऑटो पायलट अंधा हो जाएगा, यानी कि वो काम करना बंद कर देगा। और ठीक ऐसा ही फ्लाइट 447 के साथ हुआ। पीटर ट्यूब आइस के कारण ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से ऑटो पायलट भी डिसएंगेज हो गया। अब तक ऑटो पायलट की वजह से ही प्लेन स्टेबल कंडीशन में उड़ रहा था, पर अचानक इसके डिसएंगेज हो जाने के कारण ये प्लेन लेफ्ट की ओर रोल करने लगा। को पायलट तुरंत ही प्लेन को मैनुअल कंट्रोल में ले लिया और प्लेन को सीधा करने के लिए साइड स्टिक को राइट की ओर मोड़ दिया। अब ये प्लेन कभी लेफ्ट की ओर रोल हो रहा था तो कभी राइट की ओर, और को पायलट प्लेन के रोलिंग को स्टेबल करने में लगा हुआ था। करीब 3-4 मिनट्स तक ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद को पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। उन्होंने साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच दिया, जिसके कारण प्लेन का नोज ऊपर होने लगा और प्लेन का एल्टीट्यूड लगातार तेजी से बढ़ने लगा। जब भी प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ाना होता है तब ऑलमोस्ट 2000 से 3000 पर मिनट की स्पीड से प्लेन को ऊपर ले जाना होता है, लेकिन फ्लाइट 447 7000 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जा रहा था, वो भी तूफानी बादलों से होते हुए। प्लेन का एंगल ऑफ अटैक बढ़कर 30 डिग्री हो चुका था और ये खतरे की पहली घंटी थी। एंगल ऑफ अटैक बढ़ने से यानी कि प्लेन के नोज के ऊपर होने की वजह से विंग्स में लिफ्ट मिलना बंद हो गया और तेज हवाओं के टकराने से प्लेन में ड्रैग भी बढ़ने लगा, जो प्लेन की स्पीड को स्लो करने की कोशिश करने लगा। को पायलट पहले से ही कंफ्यूज था और काली अंधेरी तूफानी रात में प्लेन का एल्टीट्यूड, प्लेन का स्पीड, प्लेन का ऑटो पायलट, प्लेन में बर्फ की टकराने की आवाजें, इन घटनाओं के कारण को पायलट पहले से ही डरा हुआ था और फिर से एक मुसीबत सामने आ गया और ये था स्टॉल अलार्म।
दोस्तों जब प्लेन का नोज अधिक ऊपर चला जाता है तो हवाएं तेजी से प्लेन में टकराने लगती है और प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है। इसी कंडीशन को कहा जाता है पॉजिटिव स्टॉल। ठीक इसके विपरीत अगर प्लेन का नोज जरूरत से अधिक नीचे चला जाता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है नेगेटिव स्टॉल। फ्लाइट 447 अब स्टॉल कंडीशन में जा चुका था। को पायलट ने कहा कि अब प्लेन मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब दूसरे पायलट ने प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ पर उन्होंने एक सही डिसीजन लिया। उन्होंने प्लेन के नोज को डाउन करने के लिए अपने साइड स्टिक को डाउन करने लगा, लेकिन को पायलट अब भी प्लेन के साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच रहा था, जबकि दूसरा पायलट साइड स्टिक को आगे की ओर मूव कर रहा था। दोनों ही पायलट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। अब प्लेन का कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो गया कि सुने तो आखिर किसकी बात सुने, पायलट या फिर को पायलट। यहाँ पर अलग अलग कमांड होने की वजह से पायलट के द्वारा लिए जा रहे सही डिसीजन को कैंसिल कर दे रहा था। पायलट अब प्लेन के नोज को डाउन भी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लगातार प्लेन के स्पीड में कमी होने लगी और को पायलट तो अब भी साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच के रखा था। अब ना तो पायलट और ना ही को पायलट प्लेन को कंट्रोल कर पा रहे थे। प्लेन का